घड़ी की सारी कहानी, और पीछे इसके सारे नून लीग और डर्टी हैरी भी था। इन्होंने कहानी बनाई मेरे ऊपर कि जी मैंने वो घड़ी का जो किया। अब अगर मुझे पाकिस्तान की, मैंने केस तो यहां भी करूंगा, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यहां इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं, इसके ऊपर केस कर रहा हूं, मैं बरतानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूं, ये जियो और शकील रहमान इसका ये जो ग्रुप है, और मैं दुबई में केस कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं कि मैं क्यों वहां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा वहां। मुझे पता है कि इसने जो मेरे ऊपर मेरी इज्जत की तौहीन की है, मुझे पता है कि वहां उनकी अदालतों में, क्योंकि मेरा केस लड़ा हुआ हूं वहां, बहुत बड़ा केस हुआ था मेरा और इयान बोथम का बरतानिया की अदालत में। वो मेन हेडलाइंस केस था, 3 हफ्ते वो केस चला था। मुझे पता है वहां अदालतें कैसे चलती, और वो भी यही था, हरजाना का केस था। तो मुझे तो पता है वो कैसे चलता है, और मुझे पता है कि जो अब इन्होंने जो किया है, इसके ऊपर जो हरजाना होगा, इसके ऊपर जो डैमेजेस होंगे, मैं इसलिए चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम देखेगी क्या होगा। और मैं इसलिए चाहता हूं कि हमें भी यहां देखना चाहिए, हमारी अदालतों को भी, कि हम क्यों ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं लोगों की इज्जत की हिफाजत कर सकते, क्यों एक मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह गंद उछाला जाए, किसी के ऊपर भी, किसी इंसान पे भी। लेकिन यहां तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। और ये है, इसको मैं कहता हूं क्यों वो खुशहाल है मुल्क, क्योंकि आप और तो छोड़े ना दुनिया में सरमायाकार, जो आपके जो पाकिस्तान की बिजनेस आज मगरब में हैं, जो यूरोप में हैं, जो अमेरिका में हैं, जो दुबई में हैं, आप उनसे पूछे ना पाकिस्तान आगे क्यों नहीं सरमायाकारी करते। हमारा 1 करोड़ है पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ। अगर 5 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करनी है, आप ये यकीन से मैं आपको कहता हूं कि यहां इतना डॉलर आ सकता है पाकिस्तान में कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने ओवरसीज पाकिस्तानी अगर यहां पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी शुरू कर दें, हमें कोई मसला ना हो कि हम भागे फिर रहे हैं, कभी यहां पैसे मांग रहे हैं या हमारे रुपया गिर रहा है। लेकिन वो आते क्यों नहीं है, उनसे पूछें कि क्यों नहीं वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करते। सबसे बड़ा मसला यह होगा, एक अंग्रेजी का लफ्ज है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। उनको यह खौफ होता है कि अगर उनसे यहां कोई फ्रॉड होगा तो यहां उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। यहां अगर वो प्लॉट भी खरीदते हैं तो उनके ऊपर भी कब्जे हो जाते हैं। मैं जब बाहर जाता था पैसे इकट्ठे करने के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, शौकत खानम के लिए, नमल के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, तो मेरा जब उनसे मैं मिलता था, और अब से नहीं 30 सालों से बात कर रहा हूं, हमेशा वो ये कहते थे कि हमारे प्लॉटों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं, और वो केस फंस जाता है जाके अदालत में, और फिर वो आखिर में हमें वो कब्जा ग्रुप आगे कहता है, अच्छा जी जो प्लॉट की कीमत थी 1000 रुपए, वो कहते हैं जी 100 रुपया लो और जान छोड़ो। ये इतने पाकिस्तानियों से हुआ है। तो जब प्लॉट ही नहीं वो खरीद सकते इस मुल्क में, और उनको खौफ है कि उसके ऊपर भी कब्जा हो जाएगा, तो सरमायाकारी कौन करेगा। तो हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है, वो जिधर ये ले आए हैं पाकिस्तान को, जो हमें खड़ा कर दिया, दिवालिया निकाल दिया हमारा इन 7 महीने में, अब जो आगे हमने मुल्क को जब उठाना होगा, तो उसके लिए हमें अपने मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करनी होगी। ये जो बड़े बड़े डाकू जो हर बारी चोरी करके और एनआरओ ले लेते हैं, ये किसी मुहज़्ज़ब माशरे में इसका तस्वर नहीं है कि इन्होंने कानून पास किया असेंबली से, और सारे जिन के ऊपर केसेस थे नैब में, वो बाकायदा शिक्के हैं जिसमें बड़े बड़े डाकू बच रहे हैं। उसमें जरदारी किसी में बच रहा है, मरियम किसी में बच गई है, जो और इनके लोग फंसे हुए थे सब बच रहे हैं। 1100 अरब रुपया जो इस कौम को आना था, वो सारा इन्होंने हजम कर लिया है कानून बदल के, अपने आप को फायदा, अपने आप को एनआरओ देके। तो जब ताकतवर चोरी करके भी नहीं पकड़ा जाए, कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ ना मिले, वो कौम आजाद नहीं होती, वो अपनी आजादी खो बैठती है। जिस तरह हजरत अली का कौल है कि वो निजाम नहीं चल सकता, और ये हमारा नहीं है, ये सारे गरीब मुल्कों का ये कहानी है।
تو اس لیے یہ دوسری چیز ہے، یہ ہماری جدوجہد چلے گی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے، اور یہ چلتی رہے گی، یہ مارچ سے آگے چلتی جائے گی، یہ تو تحریک چلتی جائے گی جب انشاءاللہ جب تک حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد نہ کریں۔ اب میں دو تین اور آخر میں باتیں کرتا ہوں، ڈیٹ، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹ دینی ہے کہ ہم نے کس دن انشاءاللہ اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے، پنڈی پہنچنا ہے کس دن، وہ میں آپ کو بھی ڈیٹ دینے لگا ہوں۔ لیکن میں آج 7 مہینے ہو گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہٹائے، تو میں آج اپنی جو طاقتور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس ملک کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، پازیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، نیگیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، تو میں ان سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے، اور کیونکہ مجھے اس کا کوئی جواب آیا نہیں ابھی تک، کہ یہ لوگ جو 2 خاندان تھے، جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا جب 99 میں، تو 2 دفعہ یہ کرپشن میں 90 کی دہائی میں نکل چکے تھے، اور کیسز کرپشن کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے۔ نون لیگ کہتی تھی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، وہ کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے۔ زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا، اور پھر ان دونوں کو مشرف نے ہٹا دیا، اور لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور کرپشن پہ ہٹایا۔ اس کے بعد انہی کو جنرل مشرف نے این آر او دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 10 سال جو ملک سے کیا ہے، 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا دیا۔ لوگوں نے ان کے غصے میں مجھے ووٹ دی 2018 میں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم 3.25 سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے۔ چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا، جانتے تو تھے ان کا ماضی۔ کیا ان کا ماضی نہیں پتا تھا؟ فائلیں تو ساری پڑی ہوئی ایجنسیز کے پاس ان کی چوری کی، سب کچھ تو، کیونکہ میں 3.5 سال پرائم منسٹر تھا، مجھے پتہ ہے کہ ساری ڈیٹیلز ہماری ایجنسیز کے پاس پڑی ہوتی ہیں کہ ان کی چوری انہوں نے کتنی کی، تو وہ تو سب پتا تھا۔ تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ان کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ بیرونی سازش کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اندر ان کی مدد نہ ہو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اب 7 مہینے کے بعد کوئی ایک بھی مجھے چیز بتائیں کہ انہوں نے ملک کے اندر بہتری کی ہو، مجھے ایک چیز بتا دیں۔